तो बच्चों देखो, लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सारे केस कर लिए थे। अब हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा वीक एसिड एंड वीक बेस। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि वीक एसिड या वीक बेस होता मतलब कैसे है, मतलब होता क्या है और हम पहचानेंगे कैसे। मतलब पहला क्वेश्चन ये था कि सर हम पहचानेंगे कैसे कि भाई ये वीक एसिड है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो देखो, मैं अभी पहचानने का तरीका तो समझा दूंगा, पर एक चीज जैसे मान लो कि सपोज करो 5 आपके पास एसिड गिवन है, उनको अगर आपको ऑर्डर में अरेंज करना है कि कौन उसमें स्ट्रॉन्ग है कौन उसमें वीक है, तो वो काम अभी हम लोगों को नहीं करना है। देखो समझो, इस चैप्टर में हम लोगों को बस किसके बारे में पढ़ना है, पीएच के बारे में पढ़ना है। बाकी एसिडिक ऑर्डर मान लो 5 एसिड गिवन है, कौन ऊपर है कौन नीचे, इसके बारे में हम लोगों का एक नेक्स्ट चैप्टर, जस्ट नेक्स्ट चैप्टर आएगा जीओसी, जिसका नाम होगा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वहाँ पे हम लोग एसिडिक एंड बेसिक ऑर्डर को अलग से करेंगे और उस पर मैं नियरली 4 से 5 लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा। तो जहाँ पे हम लोग अलग से एसिडिक और बेसिक ऑर्डर में करेंगे, मतलब कि अगर 5 एसिड गिवन है, कौन उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग है कौन उसमें सबसे वीक है, तो वो ऑर्डर के बारे में आगे करेंगे। अभी सिर्फ ये देखना है कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक, बस कौन स्ट्रॉन्ग कौन वीक। अब वीक में भी ऊपर नीचे कुछ नहीं करना, कौन स्ट्रॉन्ग कौन वीक, बस इतना समझना है हमें। तो देखो, सबसे पहली बात कैसे पहचानेंगे कि स्ट्रॉन्ग है कि वीक, इसको समझते हैं। तो देखो आपके पास क्या है, अगर एक एसिड गिवन है तो एसिड को मैं HA से लिख देता हूँ, मतलब HA एक एसिड के लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो जब एसिड जब डिसोसिएट होगा तो ये क्या बनाएगा, H प्लस एंड A माइनस। जब कोई भी एसिड डिसोसिएट होता है तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, फर्स्ट लेक्चर में आने के इक्विलिब्रियम में, कि उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूज किया जाता है K का मतलब होता है भाई आयनाइजेशन कांस्टेंट और डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। तो हम लोग इस एसिड का K डिफाइन करते हैं, तो वो क्या होगा, H प्लस एंड A माइनस अपॉन HA, ये डिफाइंड होगा। अब देखो, अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, देखो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड में क्या डिफरेंस है। मैंने अभी तक आप लोगों को क्या बताया बेसिक में, कि जो एसिड भाई पूरा डिसोसिएट करेगा, जो एसिड पूरा का पूरा डिसोसिएट करेगा अपने कटायन और अनायन में, वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। जिसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हम लोग बोलते हैं, जो पूरा डिसोसिएट नहीं करेगा वो कहलाएगा वीक। और मैंने इवन आप लोगों को एक ट्रिक भी बताया था कि 7 एसिड याद कर लेना, वो स्ट्रॉन्ग है, बाकी कोई भी मिले वीक है। उसको और भी एक तरीके से देखो समझते हैं। तो अगर देखो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो पूरा डिसोसिएट करेगा, पूरा का पूरा जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर, मतलब कि लेक्चर नंबर 4 लेक्चर नंबर 5 में क्या किया था कि स्ट्रॉन्ग एसिड को पूरा डिसोसिएट कर दिया। अगर पूरा डिसोसिएट हो गया तब तो ये खत्म हो जाएगा, अरे पूरा डिसोसिएट होगा तब खत्म हो जाएगा। अगर ये खत्म हो गया, इसकी वैल्यू अगर ये 0 हो गया, सपोज करते खत्म हो गया और इसकी वैल्यू 0 हो गया, तो उसका Ka क्या होगा, इनफाइनाइट। याद करो क्या बताया था केमिकल इक्विलिब्रियम में भी, कि जैसे जैसे K का वैल्यू बढ़ता है रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है। जब आपके पास K इनफाइनाइट हो, दिस मीन्स दैट रिएक्शन इज इरिवर्सिबल। इनफाइनाइट का मतलब है वेरी लार्ज वैल्यू। तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड होता है तो पूरा डिसोसिएट करेगा, इसके केस में इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, तो इसका K क्या होता है, इनफाइनाइट। ठीक है, इसका K क्या होता है, इनफाइनाइट। तो अब ऐसे एसिड को हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। तो K इनफाइनाइट का मतलब ये है कि इसकी वैल्यू बहुत बड़ी है और आपको नॉर्मली न्यूमेरिकल में नहीं दिया रहेगा। तो आप पहचानोगे कैसे स्ट्रॉन्ग है कि वीक। अगर किसी एसिड का K गिवन है, अगर किसी एसिड का K गिवन है तो K जो होता है वो हमेशा वीक एसिड का दिया होता है, क्योंकि वीक एसिड के केस में वीक एसिड क्या होता है, जो पूरा डिसोसिएट नहीं करता, तो ये कुछ ना कुछ बचेगा। जब ये कुछ ना कुछ बचेगा तो उसका K की कोई ना कोई वैल्यू होगी। अगर किसी एसिड का K नहीं गिवन है तो इसका मतलब उसका K इनफाइनाइट है, इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। मैं रिपीट करता हूं, अगर मतलब आप समझो मेरी बात, तो कैसे पहचानोगे आप। अभी जैसे आने के इक्विलिब्रियम में मान लेते हैं आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो आप कैसे पहचानोगे। अगर एसिड का K नहीं दिया है, अगर एसिड का K नहीं दिया है, इसका मतलब कि
उसका K इनफाइनाइट है, इसका मतलब वो पूरा का पूरा डिसोसिएट कर गया है, इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर एसिड का K दे दिया, जैसे 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -4, अगर K दे दिया, इसका मतलब K तभी देगा जब ये बचेगा, इसका मतलब कि एसिड कैसा है, वीक एसिड। तो वीक एसिड के केस में K दिया रहेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में K की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। तो इस बातों को ध्यान रखना है। सेम आपका बेस के लिए, अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो उसका K भी इनफाइनाइट होगा या उसका K भी नहीं दिया रहेगा, और अगर वीक बेस होगा तो उसका K भी दिया रहेगा। मतलब अगर किसी एसिड का K या किसी बेस का K भी न्यूमेरिकल में दिया है, इट मीन्स दैट वो वीक एसिड या फिर वीक बेस है। दिया है तो मतलब वीक है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग आगे समझते हैं इसमें, ये वीक एसिड को चलो सॉल्व करते हैं। तो लिखते हैं pH कैलकुलेशन फॉर वीक एसिड। तो इसको देखो कैलकुलेट करते हैं, कैसे करेंगे समझते हैं। अरे जैसे कोई भी एसिड मान लो एसिट्रिक एसिड, तो H+ बनेगा और A-, ठीक है। अब देखो मैं कुछ स्टार्ट करने के पहले इसमें कुछ चीजें लिख दे रहा हूं, क्योंकि इसका K दिया रहेगा वीक वाले का। तो देखो क्या होगा, ये जो एसिड इसका K लेते हैं, मतलब दिया रहेगा, तो इसका K क्या होगा, दैट इज डिसोसिएशन, या फिर और क्या होगा, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, ठीक है, ये K की वैल्यू होगी। C दिया रहेगा, C आपके पास होगा इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। ये दो चीजें दे रहेंगे न्यूमेरिकल में, K दिया रहेगा, C दिया रहेगा। अल्फा भी ले लेते हैं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अल्फा नॉर्मली नहीं दिया रहता है। मतलब मैं क्योंकि आगे कुछ लिखूंगा, मतलब होता क्या कि कई बार बच्चे पढ़ते रहते हैं, बस लिखते रहते हैं, उन्हें समझना ही नहीं होता कि कर क्यों रहे हैं, बस लिख लो हो गया। भाई ऐसे लिखने से या फिर अच्छा नोट्स बनाने से कुछ नहीं होगा, हर एक चीज का लॉजिक पता होना चाहिए कि क्यों कर क्यों रहे हैं। तो अल्फा का पहले मतलब क्या होगा, अल्फा का मतलब होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। अल्फा नॉर्मली नहीं दिया रहता है, कई बार दे देता है। जब दे देता है तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल हो जाता है, इस वजह से भी बच्चे नहीं कर पाते। मतलब होता क्या है कि बच्चों को लगता है कि क्वेश्चन आयनिक इक्विलिब्रियम को थोड़ा सा मतलब ट्रिकी होगा, और कई बार वो अल्फा दे देता है और नहीं कर पाते। मैं समझाता हूं कि क्या है इसका मतलब। देखो इनिशियली एसिड कितना होगा, C, ठीक है। जब इक्विलिब्रियम आएगा तो क्या लिखते हैं, C - C अल्फा, ठीक है। हमें क्या चाहिए भाई, हमें चाहिए pH के लिए हमें क्या चाहिए, H+ की वैल्यू। pH के लिए क्या चाहिए, H+ की वैल्यू, ठीक है। क्वेश्चन में C दिया रहेगा, इनिशियल कंसंट्रेशन का सपना थोड़ी ना आएगा, वो तो दिया ही रहेगा, पर क्वेश्चन में आपको अल्फा नहीं दिया रहेगा। अगर मान लो अल्फा दे दिया तब तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। मतलब मैं आपको अपना खुद का एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जब मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाना स्टार्ट किया तो K और C मैंने देके बच्चों को समझा दिया, और फिर मैंने एक क्वेश्चन दिया जहाँ पे मैंने C और अल्फा दे दिया और K नहीं दिया, और मैंने 4 ऑप्शन दिए बच्चों को करने के लिए, और लास्ट में लिखा था कि इंफॉर्मेशन इनसफिशिएंट या डाटा इनसफिशिएंट, और मैक्सिमम बच्चों ने वही टिक किया। मतलब अच्छे तेज बच्चों ने यही टिक किया जो इवन अभी IIT में भी पढ़ रहे हैं। तो होता क्या है कि आदत हो जाती है हमें बस ऐसे लिखने की, ये समझने की ट्राई नहीं करते भाई कर क्यों रहे हैं। तो समझो पहले कर क्यों रहे हैं, मतलब हम लोग आगे जो करने वाले वो क्यों करेंगे ये समझो। हम लोगों को इसका C दिया रहेगा, अल्फा नहीं दिया रहेगा। अगर अल्फा नहीं दिया है तो हम लोगों को अल्फा सॉल्व करना है, और अल्फा को जब सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे रखेंगे तो C × अल्फा से H+ की वैल्यू आएगी और pH आ जाएगा। अगर न्यूमेरिकल में अल्फा सीधा सीधा दे दिया तब तो कुछ करना ही नहीं है, C दिया है, अल्फा दिया है, रख दो, आ गया आंसर।
के का जरूरत ही नहीं है, तो हम लोगों को अल्फा नहीं दिया रहता है, तो हम लोग आगे जो करने वाले हैं वो सिर्फ इसलिए करने वाले हैं कि अल्फा नहीं दिया रहता है, उसको सॉल्व करना होता है। ठीक है, पीएच के लिए एच पॉजिटिव की वैल्यू निकालनी होती है। तो देखो आपके पास क्या होगा, इसका के इक्वल टू क्या होगा, सी और माइनस सी अल्फा, सी एक कॉमन लेके कट कर देते हैं, तो ऊपर हो जाएगा देखो सी अल्फा स्क्वायर, नीचे 1 माइनस अल्फा। ठीक है, अब इसके आगे समझो, आपको क्वेश्चन में के दिया रहेगा, अरे, और सी दिया रहेगा, एक क्वाड्रेटिक बनेगा, उसको सॉल्व करना होता है। अरे क्वेश्चन में के दिया रहेगा, सी दिया रहेगा, एक मतलब यहां पे रखोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, सॉल्व करना है। सॉल्व करके क्या निकालोगे, अल्फा, अल्फा को पुट करोगे, एच पॉजिटिव की वैल्यू आएगी, पीएच आ जाएगा। इतना लंबा कैलकुलेशन एग्जाम में आ सकता है तो सिर्फ एक ही एग्जाम में आ सकता है, वो है जेईई एडवांस। नीट वाले, सीईटी वाले, या फिर कोई स्टेट के एग्जाम वाले, बोर्ड वाले, जेईई मेन वाले नहीं देते इतना, वो सिंपल लगते हैं। तो चैप्टर में आपको, जैसा मैंने पहले बताया, एक बात को ध्यान रखना है कि बड़े वाले के सामने छोटे वाली वैल्यू को इग्नोर करना होता है। अगर बड़ी वाली वैल्यू अगर 100 है और छोटी वाली वैल्यू अगर मान लेते 2 है, तो आप 100 के सामने 2 को इग्नोर कर सकते हो। इस चैप्टर में ऐसा करना पड़ता है। तो हम लोग आगे कुछ एज्यूम करने जा रहे हैं, ध्यान रखना। इफ अल्फा इज लेस देन 0.1, अगर अल्फा की वैल्यू 0.1 से छोटा है तो, मतलब अगर ये छोटा एज्यूम किया है तब, तो उस केस में क्या होगा, ये जो 1 माइनस अल्फा होगा, ये अप्रोक्सीमेटली हम लोग 1 लेते हैं। अरे अल्फा की वैल्यू 0.1 से छोटा होगा तो 1 के सामने वो नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे ये एज्यूम किया कि अगर अल्फा ऐसा हुआ तो, अगर ऐसा नहीं हुआ तब क्या करेंगे, तब तो भाई पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। मैं अभी दोनों कैसे समझाता हूँ विद एग्जाम्पल। पहले ये ध्यान रखना, आगे जो करने जा रहे इसमें पहले से कंडीशन कि अल्फा 0.1 से छोटा ही होना चाहिए, नहीं तो आगे का कैलकुलेशन ट्रू नहीं है। इन दैट केस आपको पूरा सॉल्व करना होगा। अब देखो क्या होगा, 1 माइनस अल्फा क्या होगा, 1। तो अब देखो क्या हो जाएगा फिर, तो ये अल्फा का फॉर्मूला आया, के भी दिया रहेगा, सी भी दिया रहेगा, रख दोगे अल्फा आ जाएगा। ठीक है, एक बार अल्फा आ गया तो एच पॉजिटिव की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। अब इसमें थोड़ा सा और कुछ देखते हैं। अब देखो ये अल्फा आया, हम लोगों को क्या चाहिए होता है, पीएच। तो यहां पे देखो क्या होगा, एच पॉजिटिव क्या होगा, आपके पास सी इंटू अल्फा था, तो हम लोग अल्फा की वैल्यू को पुट करते हैं, तो सी कट जाएगा, ये आएगा रूट के ए इंटू सी। मैं वैसे रिकमेंड आपको यही करूंगा कि इसी फॉर्मूले का यूज करो, के दिया रहेगा, सी दिया रहेगा, मल्टीप्लाई करके रूट करना, एच पॉजिटिव आ जाएगा, माइनस लॉग लेना, पीएच आ जाएगा। पर कई बार सीधा सीधा फॉर्मूला भी पूछ लेता है पीएच का, तो एक काम करते हैं, दोनों साइड लेते हैं माइनस लॉग, टेक माइनस लॉग बोथ साइड। तो जैसे लोगे तो इधर तो आएगा पीएच, ये आएगा हाफ, पावर है हाफ, और ये ऊपर वाला क्या होगा, पी के ए, एक्चुअल में माइनस लॉग सी। अरे पी का मतलब माइनस लॉग, तो ये इसका फॉर्मूला, अगर माइनस लॉग लोगे तो रूट का मतलब होगा पावर हाफ। वैसे मैं ये फॉर्मूला रिकमेंड नहीं करवाता हूँ, मैं बोलता हूँ कि भाई ये h प्लस की वैल्यू है, इसको याद करो, क्योंकि ऐसे फॉर्मूले में लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। सिंपल के दिया रहेगा, सी दिया रहेगा, मल्टीप्लाई करना, और उसके बाद आराम से माइनस लॉग ले लेना, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले हो गए। इस फॉर्मूले में एक बात ध्यान रखना है कि अल्फा 0.1 से कम है। ठीक है, इफ
अल्फा 0.1 से कम है तभी ये फॉर्मूला वैलिड है, अदरवाइज ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। कैसे पहचानेंगे, क्या करेंगे, इस पे हम लोग समझते हैं। पर उन सब चीजों को समझने के पहले, मतलब इस पे हम लोग एक न्यूमेरिकल करेंगे, अभी उसको समझते, उसको समझने के पहले एक टर्म समझते हैं जिसका नाम है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, तो अगर आप लोगों को याद हो, जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जो वीक एसिड जो होता है उसका जो अल्फा होता है या उसका जो पीएच होता है, जैसे स्ट्रॉन्ग का क्या बताया था, स्ट्रॉन्ग का कि भाई वो हमेशा पूरा आयनाइज होता है, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट का तो बिल्कुल आयनाइज नहीं होता है। वीक वाला डिपेंड करता है जैसे नेचर ऑफ सॉल्यूट पे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, टेम्परेचर पे, और साथ में एक पॉइंट लिखवाया था कंसेंट्रेशन पे। तो जो अल्फा होता है मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट का, वो एक्चुअल में कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। और आप लोगों को मैंने कहा था कि कंसेंट्रेशन से क्या इफेक्ट होगा ये हम लोग आगे समझेंगे, दैट इज ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। अब हम लोगों ने जो अभी अल्फा जो देखा वो आपके पास क्या था, देखो K/C। हम लोग ये जो कर रहे हैं बस फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहे हैं। तो ये अल्फा का फॉर्मूला होता है, इवन आप क्वाड्रेटिक वाले को भी लिखोगे तो उससे भी वही चीज जनरलाइज होगा, पर बस मुझे आपको बस दिखाना है कि क्या है एक्चुअल में। तो अगर मान लो सोल्यूशन बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट हो गया, तो बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन में कंसंट्रेशन बहुत मतलब कम हो जाएगा, नियरली जीरो। मतलब क्या होगा, इन केस ऑफ वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन, तो क्या होगा, कंसंट्रेशन नियरली जीरो होगा। तो अरे मतलब कि वही वॉल्यूम बहुत बड़ा हो गया, कंसंट्रेशन नियरली जीरो हो गया, तो उस केस में अल्फा की वैल्यू नियरली 1 होगी। अल्फा की वैल्यू नियरली 1 होगी, मतलब बहुत ज़्यादा डायल्यूट कर देंगे तो कंसंट्रेशन नियरली जीरो हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू नियरली 1 हो जाएगी। कोई सोच सकता है सर ये जब जीरो होगा वो इनफाइनाइट, अरे भाई मैथ्स नहीं है, समझो पहले, मैथ्स नहीं है भाई, मैथ्स नहीं, मतलब लोग मैथ्स इनफाइनाइट प्लस, अरे भाई मैथ्स नहीं चल रहा है, आराम से सोच के करो, केमिस्ट्री है ये। देखो पहली बात तो वही, मतलब अगर आप इसको ये सोचते हो कि अगर ये इनफाइनाइट मतलब ये जीरो होगा तो इनफाइनाइट, इसका मतलब कि आपको मैथ्स भी नहीं आता, इसका मतलब कि आपका मैथ्स ही खराब है, इसका ये भी मतलब है। देखो लॉजिक क्या होता है, पहले तो ये समझ लो कि अगर नीचे वाली वैल्यू मिनिमम होती है तो ये वैल्यू मैक्सिमम होती है, अगर ये लीस्ट है तो मैक्सिमम होगा। अब अगर सी कंसंट्रेशन है, उसकी लीस्ट वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो। और अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, उसकी 1 से बड़ी वैल्यू हो ही नहीं सकती है, तो उसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा 1, खत्म काम। ऐसे थोड़ी ना होता है कि जीरो होगा तो 1 होगा, भाई ये कौन सा रूल है, रूल ये होता है कि ये मिनिमम होगा तो मैक्सिमम होगा। तो कंसंट्रेशन अगर आपने कम से कम किया तो अल्फा ज्यादा से ज्यादा, तो अल्फा की वैल्यू 1 के ऊपर हो ही नहीं सकती, अल्फा मैक्सिमम 1 होता है। तो जब सी की वैल्यू जीरो होती है, मतलब जब बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन होगा तो अल्फा नियरली 1 होगा। अब आराम से सोचो, अल्फा 1 किसके लिए होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। किसके लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। एक बात समझो यहाँ पे, अगर यहाँ पे आप कंसंट्रेशन को कम करते हो तो जो अल्फा होगा वो बढ़ेगा। तो बताया था ना कि कंसंट्रेशन के हिसाब से कैसे अल्फा डिपेंड करता है, ये आगे देखेंगे। तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम करोगे वैसे वैसे अल्फा बढ़ेगा, और जब कंसंट्रेशन जीरो होगा तो अल्फा 1 होगा। अल्फा 1 का मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इसका मतलब ये है। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ इसको देखो ध्यान से समझना, क्योंकि लोग इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। देखो पहली बात तो जो इमोशंस है उसको कंट्रोल करना, कि इमोशनल हो जाता है, अरे सर इमोशनल नहीं होना है, दिमाग से सोचना है, दिल से नहीं सोचना है, दिल से पढ़ाई नहीं करते हैं। पहली बात तो स्ट्रॉन्ग एसिड का ये मतलब नहीं होता है कि उसका पीएच कम है, और वीक एसिड का ये मतलब नहीं कि उसका पीएच ज़्यादा है। लोगों को बोलो स्ट्रॉन्ग और वीक तो लोग इमोशनल होकर बस पीएच ही सोचते, भाई पीएच से स्ट्रॉन्ग और वीक का कोई लेना देना नहीं होता है। ये बात अपने दिमाग को पहले बैठा लो कि आपको ना ही कभी किसी ने बताया होगा और ना ही आपको ये आपने कहीं पढ़ा होगा।
लेकिन लोग अपने से वही इमोशनल हो जाते हैं स्ट्रॉन्ग सुन के और खुद से जनरलाइज कर देते हैं कि स्ट्रॉन्ग का मतलब ये कि जिसका पीएच कम है। अरे भाई खुद से कहे जनरलाइज कर रहे हो, जब आप उस लायक नहीं हो कि आप खुद से दिमाग लगा कोई चीज जनरलाइज करो। जो चीज आप मतलब नहीं अगर आपको पता तो खुद से जनरलाइज नहीं करना, आपको उससे मिस्टेक हो सकती है, तो जनरलाइज बिल्कुल भी नहीं करना है इसमें। तो देखो स्ट्रॉन्ग और वीक का मतलब क्या है, जो पूरा डिसोसिएट करे जिसका अल्फा 1 है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, जो पूरा डिसोसिएट नहीं करेगा वो वीक एसिड है। अगर सपोज करो, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, मेरे पास एक गिलास वाटर में मैंने मान लेते हैं कि 1 ml HCl लिया और दूसरे ग्लास वाटर में मान लेते हैं मैंने 100 ml एसिटिक एसिड लिया। अब मैं पीएच निकालूंगा तो HCl कम है तो हो सकता है इसका पीएच ज्यादा है, और एसिटिक एसिड ज्यादा है तो उसका हो सकता है पीएच कम है। तो उसका ये मतलब नहीं हो जाएगा कि एसिटिक एसिड स्ट्रांग हो गया, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि अरे एसिटिक एसिड का पीएच कम आ रहा है तो स्ट्रांग है। भाई कहे अपने से दिमाग लगा रहे हो, क्यों जनरलाइज कर रहे हो? ऐसा कोई रूल ही नहीं है कि पीएच कम है तो स्ट्रांग एसिड। मतलब आप एक बात को समझ लो कि किसी भी चीज को बाहर से कलर करने से उसके अंदर की क्वालिटी नहीं बदलती है, ये बात आप समझ लो। तो उसके लिए क्या है कि आपको पीएच नहीं देखना होता है कि स्ट्रॉन्ग और वीक, उसके लिए आपको उसका अल्फा देखना होता है। HCl पूरा डिसोसिएट हो रहा है, भले ही कितना है पूरा डिसोसिएट होगा स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। एसिटिक एसिड भले ही ज्यादा है पर पूरा डिसोसिएट नहीं करेगा तो वो क्या है वीक एसिड। इससे समझना है, पीएच से आपको नहीं सोचना है, इमोशनल नहीं होना है यहाँ पे। अब यहाँ पे समझो क्या है, जब वीक एसिड का कंसंट्रेशन बहुत कम होगा तो उसका अल्फा नियरली 1 होता है। इवन अगर आप क्वाड्रेटिक से भी सोचोगे तो आपको वही दिखाई देगा, मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे k इक्वल टू क्या होता है c अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। आप अगर यहाँ पे जब c का वैल्यू बहुत कम लेते हो और मतलब बहुत कम लोगे और आप अगर इसको सॉल्व करते हो तो वैसे केस में देखोगे तो अल्फा नियरली 1 आता है, मतलब ऐसा होता है ट्रू। मतलब आपको आगे मैं ये न्यूमेरिकल में दिखा दूंगा कि जब मैं c की वैल्यू बहुत कम लूंगा तो अल्फा निकालोगे तो 0.99 ऐसा आ जाता है, तो अल्फा की वैल्यू फिर बहुत बड़ी आ जाती है। तो जब इससे भी करके भी वही निकलता है, पर इससे क्या होता है समझना ईजी नहीं होता, इसलिए उसका यूज करते हैं। अदरवाइज इससे भी निकलता वही अगर आप सॉल्व करके करो तो होता ये है कि जब कंसंट्रेशन बहुत कम होता है तो अल्फा की वैल्यू बहुत बड़ी होती है, नियरली 1। नियरली 1 का मतलब क्या है कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, मतलब वीक एसिड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। मतलब क्या है, अब मैं आपको समझाता हूँ, इसको समझो। इमोशनल मत होना, आराम से दिमाग से सोचना, दिल से नहीं सोचना। मेरे पास मानते कि 10 ml एसिटिक एसिड है, मेरे पास 10 ml एसिटिक एसिड है, थोड़ा सा ले लेते हैं। मेरे पास एक पानी का गिलास था 200 ml, मतलब 200 ml वाटर था, उसमें मैंने उसमें एसिटिक एसिड को डाला तो वो पूरा डिसोसिएट नहीं हुआ, तो वो कैसा एसिड, वीक एसिड। ठीक है, मैंने क्या किया, वो 10 ml एसिड को मैंने वाटर के गिलास में नहीं डाला, मैं ये जो बिल्डिंग है मतलब अभी उसके मैं ऊपर गया, मैंने देखा यहाँ पे मतलब 10,000 लीटर का पानी का बड़ा सा टैंक बना हुआ, 10,000 लीटर का, मैंने 10 ml एसिटिक एसिड को उसमें डाल दिया। तो वॉल्यूम क्या है, बहुत ज़्यादा पानी का, तो जो सोल्यूशन बनेगा उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, कम, तो उसका अल्फा हो जाएगा 1। इसका मतलब कि वो एसिटिक एसिड हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। फिर से 10 ml एसिड है, मैंने एक गिलास पानी में डाला तो वो वीक एसिड है क्योंकि पूरा डिसोसिएट नहीं किया। मैंने उसी 10 ml एसिड को ऊपर गया छत में, मतलब रूफ में गया, मान लेते हैं आप अपने घर पे मानो गए 1000 लीटर का 2000 लीटर का पानी का टैंक है, उसमें मान लेते हैं ये बड़ा बिल्डिंग होगा 10,000 लीटर का टैंक होगा, उसमें डाल दिया। वहां पे डालने पे क्या है कि कंसंट्रेशन काफी लो था तो पूरा डिसोसिएट हो गया, तो एसिटिक एसिड स्ट्रॉन्ग हो गया। तो फिर आपको देखो ये बात हजम नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि अभी भी आप दिल से सोच रहे हो, क्योंकि अभी भी लग रहा है अरे सर पीएच तो उसका, अरे पीएच को देखना ही नहीं है, अल्फा देखना है। तो जब कंसंट्रेशन लो होता है तो वीक एसिड भी पूरा डिसोसिएट करता है और वो आपका कहलाता है स्ट्रॉन्ग एसिड। देखो अगर कोई भी एसिड पूरा डिसोसिएट करेगा तो वो क्या कहलाएगा, अगर कोई भी एसिड पूरा डिसोसिएट करेगा तो क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड।
तो जब कंसंट्रेशन बहुत कम होगा तो वीक एसिड भी पूरा डिसोसिएट कर जाता है। तो वीक एसिड पे कैसा बिहेव कर रहा है? लाइक ए स्ट्रॉन्ग एसिड। समझ में आ रहा है? कुछ कुछ आ रहा हो लिखो, चीजों को आराम से सोचो मैं क्या बता रहा हूं। नीचे लिखो, लिखो इन केस ऑफ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन weak acid dissociate completely, so degree of dissociation of weak acid becomes 1. So degree of dissociation of weak acid becomes 1 in very dilute solution. It means that weak acid behaves like strong acid in very dilute solution. Weak acid behave like strong acid behave like in very dilute solution. behave like का मतलब है कि उसका अल्फा 1 हुआ है, ये इसका मतलब है। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा। बस यही ऑस्ट्रोल डाइल्यूशन लॉ है। क्योंकि आप लोग ये सब चीजें पहली बार देख रहे हो, कि पहली बार एक्सपीरियंस करो, पहली बार देख के लगता है ओ क्या बता दिया सर ने। मतलब पहली बार तो ऐसा होता है, लोगों को बच्चों को बताओ तो लगता है कि मतलब ऐसी कुछ बातें कहते कि कहीं दुनिया ना पलट जाए, कि अर्थ में कुछ भूकंप ना आ जाए, कि क्या बता रहे हो सर। मतलब एक गिलास में डाला तो वीक एसिड, पानी की टंकी में डाल दिया स्ट्रॉन्ग एसिड, ऐसा कैसे? मतलब ये बात हजम नहीं होती कि सर पानी की टंकी में डाल दिया इतने बड़े में तो स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे हो गया? भाई स्ट्रॉन्ग एसिड पीएच से नहीं अल्फा से निकलता है। मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल समझाता हूं कि क्या कहना मैं क्या चाह रहा हूं और एक्चुअल में होता क्या है, इसको समझो। पहले एस्टिक एसिड लेते हैं, एक एग्जांपल ध्यान से समझना। मान लेते हैं 0.1 मोल है और हमारे पास सपोज करते हैं HCl है, ये भी 0.1 मोल है। ठीक है, तो अगर आपके पास एक पानी का गिलास है, मान लेते पानी का गिलास है, मतलब मान लेते पानी का बीकर 500 ml का। ठीक है, अगर आप इसमें एस्टिक एसिड को लेते हो तो एस्टिक एसिड पूरा डिसोसिएट नहीं करेगा। ठीक है, तो उसका पीएच कुछ अलग निकलेगा। ठीक है, पूरा डिसोसिएट नहीं किया तो उसका पीएच ज्यादा आएगा। अरे जितना ज्यादा डिसोसिएट करेगा उतना ही पीएच कम होगा ना, ये तो पूरा डिसोसिएट नहीं करेगा। और ये क्या होगा, ज्यादा डिसोसिएट करेगा तो इसका पीएच कम आएगा। तो जब आपके पास वॉल्यूम कम था, जब वॉल्यूम कम था तो दोनों के अल्फा अलग अलग थे, तो दोनों का पीएच अलग अलग निकला। देखो कहना सिर्फ ये है कि जब वॉल्यूम कम होता है तो इसका अल्फा भी कम होता है और इसका अल्फा तो हमेशा 1 होता है, तो दोनों का पीएच अलग अलग निकला। अब क्या हुआ कि इसकी जगह मान लेते हैं आपके पास एक बड़ा सा पानी का टैंक है और इसका वॉल्यूम मान लेते हैं 1000 लीटर। अरे 1000 लीटर तो कम से कम होता है, मतलब पानी का टैंक जो है जो रूफ में लगा कम से कम, वैसे 5000 लीटर 3000 लीटर का होता है, तो मान लेते हैं 1000 लीटर पानी का टैंक है। अगर आप इसमें इसको डालो तो ये भी पूरा डिसोसिएट कर जाएगा, इसको डालो तो ये भी पूरा डिसोसिएट कर जाएगा। तो जब दोनों पूरे के पूरे डिसोसिएट कर गए तो देखो दोनों 0.1 मोल है, दोनों पूरा डिसोसिएट करेगा। तो यहां पे आपके पास H प्लस इससे कितना आएगा, ये भी 0.1, इससे भी H प्लस कितना आएगा, दोनों से 0.1। तो अगर आप यहां पे डालोगे तो इसका और इसका pH सेम आएगा। तो कहना सिर्फ ये चाह रहे हैं कि जब बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है तो दोनों का pH नियरली सेम आता है, या दोनों का pH सेम आता है क्योंकि दोनों का अल्फा 1 होता है। बस जब वॉल्यूम कम होता है तो ये पूरा डिसोसिएट नहीं होता है, ये पूरा डिसोसिएट होता है। तो जब पूरा डिसोसिएट होगा तो इसका पीएच कम आएगा। जब वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है तो दोनों पूरे के पूरे डिसोसिएट होते हैं, तो दोनों का पीएच सेम आता है। तो ये कहने का मतलब है कि जब बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है तो वीक एसिड का जो पीएच होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड के नियरली इक्वल होता है, या वीक एसिड भी स्ट्रॉन्ग एसिड के जैसे बिहेव करता है। ठीक है, आगे एक पॉइंट और समझ लेते हैं। फिर से एक बात और, पढ़ाई कैसे करना होता है, दिमाग से, दिल से नहीं, सोच के पढ़ाई करनी है। अब ये इसका मतलब नहीं है कि अल्फा बढ़ रहा है तो पीएच कम होगा। भाई अपने से क्यों जनरलाइज कर रहे हो, नहीं करना है, अपने से कोई भी चीज जनरलाइज नहीं करना है। तो कोई एक बात पहले समझ लो, H पॉजिटिव इक्वल टू होता है
मतलब सॉरी pH इक्वल टू क्या होता है, pH इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग H पॉजिटिव, ठीक है। H पॉजिटिव का पता होगा, नंबर बढ़ता है तो pH कम होता है। अगर H पॉजिटिव बढ़ेगा तो इसका मतलब pH कम होगा, और अगर H पॉजिटिव कम होगा तो pH ज़्यादा होगा, ठीक है, ये इसका मतलब है। अब इसमें आगे समझते हैं कि अभी यहाँ पे मैं क्या बताने जा रहा था। देखो, अगर कंसंट्रेशन जीरो है, मतलब नियरली जीरो की तरफ जा रहा है, पहले समझो नियरली जीरो की तरफ जा रहा है, या आप ऐसा करते हैं कि कंसंट्रेशन डिक्रीज करते हैं। अगर कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है तो अल्फा क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। और देखो है क्या एक्चुअल में, H पॉजिटिव क्या होता है, ये अंडर रूट टाइम के ए इंटू सी, अंडर रूट टाइम के ए इंटू सी। अगर कंसंट्रेशन कम होगा, अरे ये फॉर्मूला ध्यान दो, अपने से क्या सोचना भाई, फॉर्मूला बना है ना, तो अगर कंसंट्रेशन कम होगा तो H पॉजिटिव की वैल्यू भी कम होगी। अरे फॉर्मूले पे जाओ ना, सिंपल। कहे कहे क्यों दिमाग लगा रहे हो, कहे को दिमाग लगाना है भाई। अल्फा, अरे अल्फा का फॉर्मूला भी लिखवाया था ना, वो के बाई सी, तो इसलिए अल्फा बढ़ेगा, सी कम तो अल्फा ज्यादा, और जब सी कम तो H पॉजिटिव कम, H पॉजिटिव कम तो pH ज्यादा। तो जब डाइल्यूट करते हैं अल्फा तो बढ़ता ही बढ़ता है, पर इसका यह मतलब नहीं है कि pH कम होने लगेगा, pH भी बढ़ता है, क्योंकि आप डाइल्यूट कर रहे हो भाई, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हो, तो इसलिए pH, तो देखो pH का मतलब क्या होता है, pH क्या बताता है मेनली, pH मेनली बताता है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। तो जब डाइल्यूट कर रहे हो तो ऑब्वियस है ना, कंसंट्रेशन कम होगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं, डाइल्यूट किया तो कंसंट्रेशन कम होगा, ठीक है ये। या दूसरा पॉइंट इसमें समझते हैं, अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो अल्फा कम होता है, H पॉजिटिव ज़्यादा होता है, अरे ये कम मतलब सॉरी ये ज़्यादा होगा कंसंट्रेशन तो H पॉजिटिव ज़्यादा होगा, और pH फिर कम होगा, ठीक है। इन बातों को समझना है, इन बातों को ध्यान रखना है। तो अब हम लोग आगे इस पे एक पहले न्यूमेरिकल करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैं कुछ केसेस दे रहा, दो ही केस को लेते हैं और उससे pH निकालते हैं। तो ये दो केस लेते हैं जहां पे क्या होगा कि के आपको दिया है और दो अलग अलग कंसंट्रेशन, दोनों के लिए pH निकालना है, ठीक है। तो देखो भाई, जब दूसरा केस मैंने बहुत डाइल्यूट लिया तो कैसे अप्रोच करते हैं वो भी समझाता हूँ। तो एक एक करके करते हैं। देखो पहला वाला केस, pH का फॉर्मूला यूज करने के पहले एक बार अल्फा को वेरीफाई करना नहीं भूलना, क्योंकि जो H पॉजिटिव होता है अंडर रूट के इंटू सी, वो तभी वैलिड है जब अल्फा 0.1 से छोटा है। तो ये देखते ले 0.1 से छोटा है कि नहीं, तो अल्फा को वेरीफाई करना नहीं भूलना है। तो वैसे अल्फा 0.1 से छोटा ही है, ये ट्रू है, ठीक है। एक्चुअली मुझसे काफ़ी छोटा है। अरे 10 टू द पावर -4 होगा, -4 का बाहर निकाला -2 और √2 की वैल्यू 1.414, ठीक है। तो ये वैल्यू है।
अल्फा सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब सीधा सीधा फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। अगर आप जे मेन, नीट या सीईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो या कोई भी बोर्ड एग्जाम के लिए मान लो जैसे, तो अल्फा नहीं भी वेरीफाई किया तो चल जाएगा। नॉर्मली वो क्वेश्चन ऐसा ही देते कि सीधा सीधा आंसर आ जाता है, पर मैं आपको कुछ एक पॉइंट लास्ट में लिखवा दूंगा उन बात का, लेकिन उस बात का ध्यान रखना तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो यहां पे देखो क्या होगा, बस हो गया, यही करते हैं, इसमें माइनस लॉग लेते हैं, पी एच इक्वल माइनस लॉग लेते हैं, माइनस लॉग लिया ध्यान रखना, तो क्या होगा, वो तो पावर है और ये क्या हो जाएगा, माइनस लॉग लिया तो पावर तो आगे आ गया, माइनस मैंने रखा अभी। लॉग 2 को लो 0.3, तो ये आएगा 2.85, ये इसका पीएच। ठीक है, सिंपल हो गया। अब इसको इरेज कर देता हूं, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं। देखो अल्फा की वैल्यू जो है ये वेरीफाई करना बहुत जरूरी है, पर मैं आपको एक बात बता रहा हूं, उसको आप लिख लेना, मतलब मैं नोट नहीं कर रहा, आप इसको लिख लेना। देखो जब भी कंसंट्रेशन कम होगा, जब, अरे अभी थोड़ी देर पहले तो लिखवाया, जब कंसंट्रेशन कम होगा तो अल्फा ज़्यादा होगा। और ये जो पीछे फॉर्मूला था H पॉजिटिव इक्वल टू अंडर रूट के इंटू सी, ये तभी वैलिड जब अल्फा की वैल्यू 0.1 से छोटा है। तो जब कंसंट्रेशन कम होगा तो अल्फा बढ़ जाएगा, तो हो सकता है फॉर्मूला वैलिड ना हो। तो मैं आपको एक बात ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -2 से छोटा है तो अल्फा को जरूर वेरीफाई करना। अगर कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -2 से छोटा है तो अल्फा को जरूर वेरीफाई करना, क्योंकि उस केस में बहुत ज़्यादा चांस होता है कि अल्फा की वैल्यू 0.1 से बड़ी होगी, और अल्फा अगर 0.1 से बड़ा होगा तो फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखना है जो मैंने बोला। तो अल्फा जैसे ये है 10 टू द पावर -1, इवन 10 टू द पावर -2 भी चलेगा, पर अगर उससे छोटा हुआ तो वेरीफाई करना नहीं भूलना है, ये ध्यान रखना है। तो लिख लो आप लोग, ऑलवेज वेरीफाई अल्फा इफ कंसंट्रेशन इज लेस देन 10 टू द पावर -2 मोलर। 10 टू द पावर -2 मोलर से कम होगा तो वेरीफाई करना नहीं बोलना है। अब इस केस को देखते हैं, पहले अल्फा को वेरीफाई कर लेते हैं। ये तो 1.414। अब देखो ये तो वैसा हो गया कि अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, ये तो 1.4 हो गया, तो ये तो इम्पॉसिबल है। तो अगर आप आगे वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो वो तो कोई सेंस ही नहीं, वो तो इलॉजिकल आंसर है, क्योंकि अरे अल्फा की वैल्यू जो होती है वो 1 से छोटा ही होता है, ये तो 1 से बड़ा आ गया, तो जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, मतलब ये तो इम्पॉसिबल है। और ये जो फॉर्मूला जो बनाया है, मतलब फॉर्मूला बनाने के पहले लिखा है, मतलब इफ अल्फा इज लेस देन 0.1, तो जब वो 0.1 से कम होगा तभी फॉर्मूला है। तो आपने जो अज्यूम किया है वो क्या ट्रू हो रहा है? नहीं ट्रू हो रहा, तो फॉर्मूला गलत है ये, तो आप इसका यूज नहीं कर सकते। फिर क्या करेंगे? फिर मतलब कि क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है, तो क्वाड्रेटिक अब सॉल्व करना होगा। तो देखो कैसे करेंगे, इसको समझते हैं कि ए इक्वल टू क्या होगा, सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। अरे थोड़ी देर पहले देखो वही तो आया था वो, देखो सोल्यूशन देखो, तो ये क्या होगा, अल्फा स्क्वायर 2 माइनस 2 अल्फा। तो ये होगा आपके पास अल्फा स्क्वायर, देखो ये 2 और ये 2 अल्फा, तो अल्फा स्क्वायर और 2 अल्फा -2, ठीक है। अब एक बात को ध्यान रखना है, अरे अल्फा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगा तो 2 रूट निकलेंगे,
जो रूट 0 से 1 के बीच में को वही लेना है। दो रूट में से जो 0 से, अरे आएगा 100% आएगा, टेंशन मत लो, 100% आएगा फॉर्मूला। थोड़ा बहुत तो मैथ्स आपको लोगों को आता होगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। मुझे ऐसा लगता है कि ये नेगेटिव है और नेगेटिव लोगों तो वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, तो मेरे अकॉर्डिंग ये पॉजिटिव वाला रूट लेना सही रहेगा, क्योंकि नेगेटिव वाले में सब नेगेटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव वाला रूट लेना मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा बेटर रहेगा। तो b की वैल्यू -2 प्लस, तो b स्क्वायर मतलब कि 4, और क्या होगा 4ac मतलब 4 और ये प्लस 8, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू ये अपॉन 2 है मतलब 2, तो ये क्या होगा -2 और ये आएगा ये √12 आ रहा है ना ये, तो 2 बाहर निकल जाएगा, √12 आ रहा है, तो √12 का मतलब 2√3, तो 2 बाहर निकाले, √3 का मतलब 1.73 और /2, तो इसको कट करेंगे तो -1 और प्लस 1.73, तो ये 0.73। अरे ये इसका मतलब है, आराम से देखो, तो देखो वैसे करने पे कहाँ 1.4 और यहाँ 0.73, कोई मतलब हाफ, कोई मतलब रिलेशन ही नहीं, तो इसीलिए वो फॉर्मूला तभी वैलिड है जब अल्फा 0.1 से छोटा है, अदरवाइज ये आपको क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करना है ऑलवेज, ठीक है। अल्फा की वैल्यू हमेशा 0 से 1, एक ही वैल्यू आएगी 0 से 1 के बीच में, वही लेना है, ठीक है। देखो सिंपली कैलकुलेशन में चेक कर लेता, वैसे मुझे लग रहा है मैंने तो सही ही किया है। सही है, ठीक है, मुझे यही लग रहा है। अब ये आ गया, देखो अल्फा आ गया, अब समझो जब अल्फा आ गया तो अल्फा निकाल क्यों रहे थे भाई, समझो अल्फा क्यों निकाल रहे थे, अरे पीएच निकालने के लिए, तो H पॉजिटिव की वैल्यू याद करो, अरे देखो अभी तो लिखवाया है जस्ट, देखो थोड़ी देर पहले क्या लिखवाया था, H पॉजिटिव C इंटू अल्फा, C कितना गिवन है 10⁻⁵, अरे यही तो दिया है C, और अल्फा क्या है, अल्फा है ये है 0.73, तो बस ये हो गया। तो अगर आपको पीएच या इसको बल्कि लिख लेते हैं 7.3 इंटू 10⁻⁻6, तो पीएच क्या होगा 6 माइनस log 7.3, बस log 7.3 की वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आपका आंसर होगा ये। तो ये सब किसके लिए था, ये सब था एसिड के लिए, ठीक है। अब हम लोग करते बेस के लिए, तो देखो बेस के केस में क्या होगा कि सब कुछ सेम ही करना है, पर बेस के केस में बस एक बात का ध्यान रखना है कि बेस के केस में लास्ट में क्या होगा OH माइन, मतलब बेस के केस में OH माइनस आएगा, तो बेस के केस में POH निकलेगा और पीएच को निकालने के लिए 14 से माइनस करना होगा, बस इस बात को ध्यान रखना है। तो क्या होगा इसको समझते हैं, तो क्या करते हैं पीएच कैलकुलेशन फॉर वीक बेस, तो बेस के केस में ध्यान रखना कि वही क्या होगा POH आएगा। तो देखो बेस को कैसे लिखा जाता है, बेस को लिखते हैं ऐसे BOH, तो क्या होगा B प्लस एंड OH माइनस, ठीक है। डिसोसिएशन या फिर आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस, ठीक है, केबी का ये मतलब होगा, और अल्फा वही और क्वेश्चन में क्या होगा अल्फा नहीं दिया रहेगा, इस बात को ध्यान रखना, वही सेम।
मतलब देखो है क्या कि मैं बेस के लिए एक दो बार बता दूंगा अभी आप लोगों को इनिशियली, और आगे के चैप्टर में हम लोग सिर्फ एसिड के लिए करेंगे, बेस के लिए आपको समझना होगा सेम टू सेम। बस एसिड के केस में पीएच आता है, बेस के केस में क्या आता है पीयूएच, और पीएच को निकालने के लिए 14 में से माइनस करना होता है, ठीक है। तो यहां पे देखो क्या होगा, ये बनेगा, तो सेम टू सेम तो ये होगा, ठीक है। इसके आगे वही मतलब ये तो के बी है। अब इस देखो अगर अल्फा बड़ा होगा तब तो पूरा सॉल्व करना होगा। कैसे पहचानेंगे अल्फा बड़ा है? सी अगर सी की वैल्यू बहुत छोटी है, अगर सी की वैल्यू बहुत छोटी तब तो पूरा सॉल्व करना होगा। या आगे अज्यूम करते हैं इसमें फिर से वैसे इफ अल्फा 0.1 से छोटा है तो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में अल्फा छोटे ही होते हैं इसलिए जनरलाइज हम लोग कर लेते हैं। तो 1 माइनस अल्फा 1 हो जाएगा, ये OH माइनस का फॉर्मूला होगा। मैं रिकमेंड आपको यही करूंगा, मतलब मेरा जो पर्सनल रिकमेंडेशन है, लोग फॉर्मूला याद करते हैं और इवन जेईई मेन और नीट जैसे एग्जाम में सीधे सीधे फॉर्मूले भी पूछे जाते हैं। पर मैं आपको अगर आपको कोई न्यूमेरिकल आ गया तो मैं पर्सनली आपको रिकमेंड यही करूंगा, इस फॉर्मूले को यूज करके OH माइनस निकालो, आराम से माइनस लॉग लेके पीएच निकालो और फिर 14 में से माइनस कर लेना, पीएच आ जाएगा। फॉर्मूला याद करने के चक्कर में कई बार लोगों से मिस्टेक हो जाते हैं, मतलब क्या होता है कि कंफ्यूजन हो जाता है। तो बेस्ट तो यही कि यही करो, और फिर भी मैं आगे फॉर्मूले बता देता हूं। OH माइनस की वैल्यू आ गई, तो देखो पीएच क्या होगा हाफ, अरे दोनों साइड माइनस लॉग लो, क्या है कि और अगर पीएच आ गया तो पीएच के लिए 14 में से पीएच को माइनस कर देना, बस ये करना है। और वही कंसंट्रेशन, अगर ये ध्यान रखना 10⁻⁻² से अगर छोटा है, अगर कंसंट्रेशन 10⁻⁻² से छोटा है तो अल्फा को वेरीफाई करना नहीं भूलना है, ठीक है। एक न्यूमेरिकल करते हैं इसको समझने के लिए, सिंपल से न्यूमेरिकल करते हैं, क्वाड्रेटिक वाला सॉल्व नहीं कर रहे। क्वाड्रेटिक मैंने एक लास्ट एग्जांपल में बता दिया थोड़ी देर पहले एसिड वाले, क्योंकि ज़्यादा होते नहीं क्वाड्रेटिक वाले क्वेश्चन, नॉर्मली वैसे क्वेश्चन एडवांस के अलावा कहीं नहीं आते, तो सिंपल क्वेश्चन ही करते हो जो नॉर्मली जेईई में नीट में आता है नॉर्मली। और अगर एडवांस में क्वेश्चन आए तो क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लेना, बस हो गया, उसमें कुछ नहीं है, जो जैसा एसिड के लिए दिखाया था। तो एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये गिवन है क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। तो अल्फा को वेरीफाई करना नहीं भूलना है, ठीक है। अल्फा वेरीफाई करते हैं पहले, जब मैं आपको वेरीफाई करवा रहा तो आपको भी आदत डालनी है, अगर आप चाहते हो कि सेफ साइड मतलब रहो और एग्जाम में क्वेश्चन मतलब सही करो।
20 की रूट अप्रॉक्सीमेटली 10 टू द पावर माइनस, मतलब 20 का स्क्वायर रूट अप्रॉक्सीमेटली 4.5 होगा। तो ये 0.1 से छोटा आ रहा है, कंफर्म है, देखो 0.1 से छोटा है, तो फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। और अल्फा, अल्फा भी पूछा था, अल्फा आ गया, अल्फा पूछा था, एक आंसर आ गया, अल्फा पूछा था, ठीक है, अच्छी बात है। आप करके देखो, यही आएगा मेरे हिसाब से, log 2 मतलब 0.3, तो 6.7, तो ये होगा, तो pH क्या होगा, तो ये होगा 10.65, ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर होगा। तो बस आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, अगर 2 वीक एसिड लिया तब कैसे करेंगे सॉल्व, और अगर वीक एसिड 2, मतलब अगर मान लो कि जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड था, 2 हाइड्रोजन डाइप्रोटिक, अगर डाइप्रोटिक वीक एसिड हुआ तब क्या करेंगे, इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में समझते हैं। तो डाइप्रोटिक के केस या फिर अगर 2 वीक एसिड लिया तो कैसे हम लोगों को क्वेश्चन को अप्रोच करना है, इसको हम लोग समझते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।